नया IBN 7 हौसला है। आम आदमी पार्टी के ताजा हालात को देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं रोज रोज मुसीबत सामने बनी रहती है। मुसीबतें आगे आगे और आम आदमी पार्टी पीछे पीछे। अभी पार्टी के एक कानून मंत्री का मामला चल ही रहा था कि पुराने कानूनी मंत्री सोमनाथ भारती पर उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करा दिया। भारती को 26 जून को दिल्ली महिला आयोग के सामने पेश होना है। आरोप गंभीर हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के सारे तुरमखां चुप हैं, जुबान पे ताले लगे हैं। देखते हैं पहले यह खास रिपोर्ट, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। मान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, इनका स्विस बैंक के खाते निकले थे इनके। श्री प्रकाश जायसवाल, कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी। राजनीति के स्वयंभू नीति पुरुष अरविंद के मुखारविंद से कभी बेईमान नेताओं की सूची जाहिर करते हुए निकला था कि अभी इस फहरिस्त में कई और नाम बाकी हैं। तो अरविंद जी, आपका इंतजार खत्म हुआ। नया नाम जोड़ लीजिए। ये नया नाम है सोमनाथ भारती। जी हाँ, अच्छी तरह पता है कि आप पहले ही अपने दूसरे संस्करण की सरकार के कानूनची के कारनामे भुगत रहे हैं और पुराना कानूनची अपने नए कारनामों के साथ नुमाया हो गया। सोमनाथ भारती पर उनकी पत्नी लिपिका ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके खिलाफ दिल्ली महिला आयोग में घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया गया है। लिपिका का आरोप है कि शादी के बाद से ही सोमनाथ भारती ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी थी। और नहीं सहा जा रहा है मेरे से। आई वॉन्ट आउट फ्रॉम दिस मैरिज। किस चीज से मारते थे? गला दबाएंगे, थप्पड़ मारेंगे, पुश करेंगे, हाथ मरोड़ देंगे। भारती की पत्नी ने बुधवार को द्वारका थाने में भी लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले साल 2011 में भी लिपिका ने द्वारका थाने में ही शिकायत दी थी। पुलिस ने लिपिका को सुरक्षा भी मुहैया कराई है। उसके साथ जाति ना हो पाए, उस बात को हम जुठला दें कि अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी है, आंचल में दूध और आंख में पानी है। हम चाहते हैं कि महिला को हम इतना सशक्त बना दें, वो आंख में पानी की बजाय उसके हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रहे। यानी भारती दोहरे घेरे में है। पहला घेरा पुलिस का है तो दूसरा महिला आयोग का। महिला आयोग ने 26 जून को भारती को हाजिर होने को कहा है। अगर तय दिन पर भारती नहीं आते तो आयोग की तरफ से भी पुलिस में शिकायत की जाएगी। डोमेस्टिक वायलेंस का लगेगा, बहुत सारे केसेस हैं, हम लोग अभी देख रहे हैं और 26 तारीख का नोटिस दिया है। आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो हम पुलिस को लिखेंगे और इनके ऊपर FIR दर्ज कर रहा है। सोमनाथ और लिपिका की शादी साल 2010 में हुई थी। लिपिका की माने तो शादी के तुरंत बाद सोमनाथ ने मारपीट शुरू कर दी थी। सोमनाथ भारती ने अपने बचाव में दलील दी कि लिपिका उन पर मां और राजनीति छोड़ने का दबाव बना रही है। अब आपको सुनवाते हैं सोमनाथ की मां का बयान। उसका घर बस जाए, मैं खुश हूँ बेटा। मैं कितने दिन रहूंगी? मैं खुश देखना चाहती हूँ सोमनाथ को, सोमनाथ की फैमिली को। मुझे क्या लेना है? ठीक है, मुझे शुरू से ही मैं किसी तरह की मेरे ऑब्जेक्शन नहीं डाला कि हाँ मैं ही रहूंगी, वो ना आए, ऐसी बात नहीं। आम आदमी पार्टी के इस सरकार के कानूनची जितेंद्र तोमर के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का मोर्चा बुधवार को कांग्रेस के हाथ रहा, तो इस बार सोमनाथ के खिलाफ बीजेपी ने जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी ने केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। हमारी डिमांड है कि सोमनाथ भारती पहले भी पॉर्न सीडी के मामले में इन्वॉल्व रहे हैं, उन पर आरोप लगते रहे हैं। देर रात्रि में महिला के साथ जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया, मॉडेस्टी को उन्होंने क्रॉस किया, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, विधायकी उनको छोड़नी चाहिए। कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर लगातार हमलावर है, कभी जोरदार प्रदर्शनों के जरिए तो कभी बयानों के तीरों के सहारे। क्योंकि अपना घर कोई नहीं तोड़ना चाहते हैं, लेकिन इस मामले को हम बिल्कुल बहुत ही, अगर ये एलिगेशन सही हैं तो इसको हम बहुत ही स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और हम चाहते हैं कि इसके प्रॉपर छानबीन हो। सोमनाथ भारती बीते 2 महीनों में महिला आयोग के फंदे में फंसने वाले आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता हैं। इससे पहले कुमार विश्वास को भी महिला आयोग से फटकार पड़ चुकी है। पहले ही एक विवाद से जूझ रही आम आदमी पार्टी के लिए ये नया झटका काफी तगड़ा है। अब देखना होगा कि तमाम लोगों को महज आरोप के बहाने सूली पर लटकाने वाली पार्टी खुद के घर के गुनाहों पर किस सजा का ऐलान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का सवाल।
क्या घरेलू उत्पीड़न के आरोप में सोमनाथ भारती को फौरन गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? दूसरा, क्या आम आदमी पार्टी को सोमनाथ भारती को पार्टी से बर्खास्त नहीं करना चाहिए? और तीसरा, क्या अरविंद केजरीवाल की नैतिकता के मानदंड केवल दूसरी पार्टियों के लिए ही हैं? और चौथा, कि आखिर इस मुद्दे पर क्यों चुप हैं अरविंद केजरीवाल? और पांचवा, कि क्या इस मामले में दिल्ली पुलिस को कार्रवाई के लिए राजनीतिक आकाओं के इशारे का इंतजार है? ये 5 सवाल हैं और आज का मुद्दा। हम बहस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हम जब रिपोर्ट दिखा रहे थे 2 बातें उसमें बहुत महत्वपूर्ण थी। एक बात वो जिसमें अरविंद केजरीवाल एक ही सांस में तमाम लोगों के ऊपर, उस समय के नेताओं के ऊपर, वो खासतौर से सारे कांग्रेसी थे, उन पर आरोप लगा रहे थे, वो सिर्फ आरोप थे। और दूसरी बात जो लिपिका ने कही कि प्रताड़ना जो थी मानसिक थी और शारीरिक थी और वो मेरा गला दबा रहे, दोनों बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। हम इसी से आज के मुद्दे को जुड़ेंगे और हमारे साथ जो हमारे यहाँ पे मेहमान हैं उनका हम आपसे तारुफ करा देते हैं। कांग्रेस के हमारे साथ यहाँ पे प्रवक्ता रागिनी नायक हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता अनिल बलूनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली महिला आयोग से बरखा सिंह शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील शिल्पी जैन, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वर्तिका नंदा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं यहां पर पूछना चाहूंगा रागिनी से। रागिनी, ये सवाल इस बात का सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से एक सांस में आरोप लग रहे थे, लेकिन सोमनाथ ने कहा कि ये मसला जो है घरेलू परिधि का है, घरेलू मामला है, इसको बाहर नहीं ले जाना चाहिए, घर की किचकिच है, घर में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं ले जाना चाहिए। आपका कमेंट जानना चाहूंगा। प्रतीक जी, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि आम आदमी पार्टी सरकार के तत्कालीन कानून मंत्री जिन्होंने अभी अभी इस्तीफा दिया, वो कानून की गिरफ्त में हैं, और जो पूर्व कानून मंत्री हैं वो अपनी ही अर्धांगिनी, अपनी पत्नी पर 5 साल तक हिंसा करते हुए खुद ही कानून को अपने हाथ में ले रहे थे। आपने बहुत ही लाजमी और पुख्ता सवाल पूछा है। देखिए, भारतीय समाज में स्थापित बहुत सारे मिथकों में से एक मिथक ये भी है कि घर की 4 दीवारी के अंदर जो भी घटित होता है वो पारिवारिक मसला है और बाहर वाले को, पुलिस को, कानून को उसमें हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। पर आज मैं IBN 7 के माध्यम से ये पुरजोर तरीके से कहना चाहती हूँ कि महिला उत्पीड़न, महिला पर अत्याचार, महिला शोषण चाहे घर के अंदर होता है या बाहर होता है, ये कानून का मसला है। ये न सिर्फ महिलाओं के अधिकार का मसला है बल्कि ये मानवाधिकार का भी मसला है। और आप ये तर्क देखिए कि जब घर के अंदर अत्याचार होता है तो शोषण करने वाला व्यक्ति महिला का सगा संबंधी होता है, उसके ऊपर महिला भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से जुड़ी भी होती है, आश्रित होती है, निर्भर होती है। ऐसे में शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति क्या होगी महिला की, आप सोचिए। उसकी निर्णय लेने की क्षमता पर कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा, उसके पूरी जीवन शैली पर कितना दुष्प्रभाव पड़ेगा, ये सोचने की बात है। और आज मैं दिल्ली वासी होने पर शर्मसार महसूस कर रही हूं कि दिल्ली ने ही एक ऐसे कानून मंत्री को चुना था जो कि अपनी ही पत्नी पर हाथ उठाता है, और वो भी तब जबकि वो गर्भवती होती है, और यही नहीं, कुत्ते से कटवाता है। इस तरीके का निर्मम, निष्ठुर व्यवहार न सिर्फ निंदनीय है बल्कि मुझे लगता है कि पूरी आम आदमी पार्टी को शर्मसार करता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर वर्तिका नंदा भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार रही, पत्रकारिता का एक लंबा अनुभव उनके साथ है, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। वर्तिका, इस समय अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की चुप्पी का क्या माने लगाए जाएं? नैतिकता के ये कौन से मानदंड हैं? जब आप छोटी से छोटी घटना पर थाने पहुंच जाते थे, लेकिन इस समय जो चुप्पी है इसके क्या मायने? देखिए प्रतीक, एक बात तो ये बहुत साफ है कि ये मामला बहुत गंभीर है। उनकी पत्नी ने जो कहा है उसको लेकर इस मामले को किसी भी तरह से अगंभीर नहीं माना जा सकता, लेकिन कुछ सवाल बहुत जरूरी हैं जिस पर हर पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस पॉलिटिकल इशू नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा इशू है जिससे हिंदुस्तान की शायद हर तीसरी औरत जूझ रही है। मुझे समझ में ये नहीं आता, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन NCW आमतौर पर सबसे लचर आयोगों में से एक रहा, जिसकी कार्रवाई आमतौर पर दिखाई नहीं देती थी। हम ये भी जानते हैं बहुत से केसेस में जब महिलाएं केस लेकर गईं, आखिर में उन्हें इतना उत्पीड़न इन संस्थाओं से मिला कि आखिर में उन्होंने कहा कि हम इन केसेस को लड़ने से अच्छा है कि हम इन्हें वापस ले आते हैं। दूसरा सवाल है दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस जिस तरह से एक्टिव हुई है, मैं बड़ी हैरान हूं। दिल्ली पुलिस ने क्या कभी झांक कर अपने खुद के नानकपुरा
थाने को देखा है कि वहां पर डोमेस्टिक वायलेंस की केसेस में विक्टिम्स के साथ और सर्वाइवर्स के साथ क्या बिहेव किया जाता है। यानी आप कह रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा है जो काम कर रहा है। दूसरा आपका कहना है कि दिल्ली पुलिस जरूरत से ज्यादा एक्टिव दिखाई पड़ रही है केस बाय केस। मैं इस बात को साफ करना चाहती हूं कि मैं विरोध करती हूं कि जिस भी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस उस महिला के साथ हुआ है, बिल्कुल विरोध करती हूं, लेकिन मैं ये भी जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी पॉलिटिकल पार्टी से कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। आप तमाम पार्टियों के अंदर ऐसे केसेस भरे पड़े हैं जहां डोमेस्टिक वायलेंस हुई है, और क्या हमें एकजुट होकर उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए? बिल्कुल। और वर्तिका, आप एक बात और आपने कही कि लचर है दिल्ली वुमेन कमीशन में। बरखा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बरखा जी, ये कहा कि कहां और केसेस में आप इतना ज्यादा एक्टिव नहीं दिखती, जैसे ही आम आदमी पार्टी का कोई केस आता है जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। देखिए, ऐसा है, मैं कोई जानबूझ के तो किसी को बुलाने जाती नहीं हूँ कि आइए और कंप्लेंट करिए। कोई महिला जब पीड़ित होती है तभी वो कमीशन में आती है, और जो मीडिया जो है वो जितने हाई प्रोफाइल केस हैं उनको ही लेता है। क्योंकि ये सोमनाथ भारती की पत्नी है इसलिए मीडिया भागा है। सोमनाथ भारती का नाम है, कोई यहाँ पे और भी बाहर 365 महिलाएं बैठी हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, लचर नहीं है। यहाँ पे जो महिलाओं को कोर्ट से न्याय नहीं मिलता, कहीं और से न्याय नहीं मिलता, वो महिलाएं हमारे कमीशन में आती हैं। आप यहाँ का रिकॉर्ड देखिए, ये जो इनकी पत्नी है उसके साथ जो इन्होंने अमान्य व्यवहार किया है, ये बहुत ही शर्म की बात है। शर्म की बात है। और इनको मैं मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगी, 1 मिनट। केजरीवाल जी ने जब सोमनाथ उसका अपने कुमार विश्वास का केस हुआ था, क्या मैं उस लड़की को बुलाने गई थी? उसने आके खुद कंप्लेन करी। तब केजरीवाल जी ने उठ के कहा था हमारे परिवारों को बख्श दो, हमारी बीवियों को बख्श दो। आज क्या हो रहा है? आज उन्हीं के एमएलए के द्वारा, उन्हीं का पूर्व मिनिस्टर, उसकी पत्नी को जिस बुरी तरह से मारा गया है, कुत्ते से कटवाया गया है, पूरे बदन पे जिसके निशान हैं, जो औरत कांप रही है, जिसको कि डायबिटीज है, जो दिन में 4 बार इंसुलिन लेती है। जी बरखा जी, इसमें दो राय नहीं है। बरखा जी, इसमें दो राय नहीं है। अगर अपराध है तो अपराध है। जी वर्तिका को जोड़ना जा रही है। वर्तिका, कांग्रेस के शासन में भी कुछ नेताओं पर ऐसे आरोप लगे थे जब उनकी पत्नियों पर उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उस समय डीसीडब्ल्यू कहा था, और अभी हम जानते हैं केस बड़े दिनों से पेंडिंग है और हम सब इस केस को जानते हैं। कांग्रेस चुप है उस पर। जी, कांग्रेस के जमाने में भी केस हुए, लेकिन कांग्रेस चुप रही उस जमाने में। जी, आप कुछ कहना चाह रही थी रागिनी, कुछ बोल रही थी। मैं अनिल जी आपके पास आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। महिलाओं के रागनी से मैं पूछ रहा था। जी, महिलाओं की समानता, देखिए महिलाओं की समानता, सुरक्षा और सशक्तिकरण का जब मामला होता है तो कम से कम महिलाओं को तो अगर मगर की शैली में बात नहीं करनी चाहिए। अब वर्तिका जी का तर्क ये है कि पुलिस ने अगर पहले मुस्तैदी से काम नहीं किया तो वो इस केस में मुस्तैदी से काम क्यों कर रही है। मैं तो ये बात कहना चाहूंगी कि डीसीडब्ल्यू अगर साल में 50 केस उठाता है तो उसमें से 1 या 2 अगर हाई प्रोफाइल केस हैं तो उनको लाइमलाइट मिलती ही है। अब क्योंकि एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति का मामला था तो हो सकता है दिल्ली पुलिस उसमें ज्यादा सजग हो गई हो। तो ये कहना कि मैं घरेलू हिंसा को बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूं, उसके खिलाफ हूं, लेकिन जिस मुस्तैदी के साथ सोमनाथ भारती जी के खिलाफ काम हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि न सिर्फ उस महिला का अपमान है, रागिनी वो ये कह रही है कि मुश्किल ये है पॉलिटिकल की प्रेरणा को वो खत्म करेगा। रागिनी जी, जो मैं आगे जाकर डीसीडब्ल्यू में जाना चाहेंगी। रागिनी जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूं, समस्या को रखना चाहेंगी। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूं। मुझे लगता है कि वर्तिका जी ही राजनीतिकरण करना चाह रही हैं। मेरा निवेदन आपसे ये है, नहीं पार्टियों ने क्या किया। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ। मेरा मानना ये है, रहेंगी तो कभी भी समस्या का समाधान मिलेगा नहीं। मेरा मानना यह है कि इस देश की पॉलिटिकल सिस्टम को रागिनी नायक जैसे नेताओं की जरूरत है, लेकिन रागिनी मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम इसे पॉलिटिसाइज करने के अलावा अगर हम ये देखें कि काश हम कुछ ऐसा कर पाते कि दिल्ली पुलिस वाकई एक्टिव रहती। बहुत केसेस में, बहुत से मामलों में दिल्ली पुलिस तब जागती है जब मीडिया उसे शीशा दिखाती है, चाहे वो प्रदर्शनी मट्टू केस का मामला हो या फिर आपने पढ़ा होगा अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई कि हर तीसरे दिन में एक महिला पर एसिड अटैक होता है। उन अटैक्स
को लेकर हम कितनी बार एक्टिव हो पाए हैं इस देश में? क्या एसिड अटैक विक्टिम्स की पीड़ा कम हो जाती है सिर्फ इसलिए कि उनकी बात मीडिया में नहीं आ पाई या उनके साथ कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है? मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करती हूँ, मैं उसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर रही हूँ और मैं इस बात का विरोध कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि डीसीडब्ल्यू को भी पुख्ता अपने आप को थोड़ा पुख्ता करना होगा। जी देखिए वर्तिका जी, आपकी आधी बात से मैं सहमत हूं कि दिल्ली पुलिस सिर्फ केवल एक या दो मसलों में क्यों सजग और मुस्तैदी से काम करे, सजग हो और मुस्तैदी से काम करे, तमाम मसलों में करना चाहिए। पर आप ये भी मानिए कि केवल दिल्ली के एनजीओज ने ऐसी स्टडी की है कि 5 करोड़ महिलाएं अगर पीड़ित हैं डोमेस्टिक वायलेंस से, तो उसमें केवल 0.1 महिला यानी 0.01 महिलाएं डीसीडब्ल्यू या पुलिस के पास जाने की हिम्मत जुटा पाती हैं। तो अगर चैनल पर बैठने वाले पैनलिस्ट इस तरह की बात करेंगे कि डीसीडब्ल्यू लचर है, पुलिस कुछ नहीं करती, तो तमाम महिलाएं जो आज ये कार्यक्रम देख रही हैं और शायद जिनकी घर में पिटाई होती हो, क्या वो ये हिम्मत जुटा पाएंगी कि वो डीसीडब्ल्यू, पुलिस या किसी और ऐसी संस्था के पास जाएं? वर्तिका ये आप कहने से पहले बहुत जिम्मेदारी वर्तिका ये आप मानती हैं कि ये मसला जो था, ये जो घर का था, ये घरेलू मसला था, इसको बाहर नहीं आना चाहिए था कि कम से कम जिस तरह का जब इलेक्शंस का समय होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि अगर आपके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है, साबित है, तो आप चुनाव में खड़े नहीं हो सकते। पिछली बार जब चुनाव हो रहा था तब भी मेरे जहन में बात आई कि पॉलिटिकल पार्टीज, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ये बात भी साफ तौर पर क्यों नहीं कहती कि अगर किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का मामला किसी भी तरह से दर्ज हुआ है, वो साबित हुआ हो या ना हुआ हो, वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर हम ऐसी बात कह पाए तब मैं समझती हूँ कि हम वाकई महिलाओं का सम्मान करें। दूसरी बात यह है जो मैं रागिनी को खास तौर पे कहना चाहती हूँ, हिंदुस्तान टाइम्स के एक जर्नलिस्ट ने आज से 3 साल पहले एक आरटीआई किया और उसके आधार पर उसने पाया कि मैक्सिमम केसेस में जब महिलाएं केस लेकर जाती हैं डीसीडब्ल्यू या एनसीडब्ल्यू, उसके बाद वो उसे लौट लेती हैं, वापस ले लेती हैं केस को। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि किसी महिला के लिए डोमेस्टिक वायलेंस कहने जाना आसान नहीं है और असली डेफेमेशन तब शुरू होती है जब उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, जब समाज को ये पता लगता है कि ये महिला आकर कह रही है कि इसे पीटा गया, और उसके बाद जो संबल है उसकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि इन संस्थाओं को हम पॉलिटिक्स से ऊपर उठा के अगर हम बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट कर दें तो अनिल जी आपको भी अनिल जी सवाल इस बात का है कि कहा गया कि राजनीतिक तौर से इस्तेमाल हो रहा है और दिल्ली का क्योंकि मसला बड़ा सेंसिटिव है तो हर मसले को राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं। सहमत हैं आप? खासतौर से जहां तक ये डोमेस्टिक वायलेंस का ये केस है सोमनाथ भारती का। देखिए प्रतीक जी, पहले तो मैं बता दूं कि आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि सोमनाथ भारती जो लगातार विवादों में रहते हैं, आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में किस प्रकार का सुशासन दे रही है, इस पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। और आप देखिए कि सोमनाथ भारती ने जो काम किया है, अभी वर्तिका जी बोल रही थी पुलिस थोड़ा उनके भाव थे वो लगता था ये था कि पुलिस ज़्यादा पॉलिटिसाइज कर रही है या पॉलिटिकल सोच के साथ काम कर रही है। अगर किसी आम आदमी पे आरोप लगा होता तो पुलिस अभी तक उसको बैठा चुकी होती थाने में। जिससे सोमनाथ भारती पे जो आरोप लगे हैं किसी आम आदमी पे लगा तो पुलिस थाने में उसको बैठा लिया गया होता। तोमर की बात हो रही थी जो कानून मंत्री थे, किसी ने ऐसी फर्जी डिग्रियां के जिसका खुलासा हो गया होता उसको पुलिस पहले ही बैठा लेती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस कोई पॉलिटिकल उसके साथ काम कर रही है। जहां तक विषय है सोमनाथ भारती का, सोमनाथ भारती इसी तरह काम करते हैं। आप देखिए ना कठेरिया जी को बिठाया, ना बलात्कारी निहाल चंद को बिठाया। आप सुनिए, मेरे को आप ही बोल लीजिए, तो मेरे को बोलना था मैं बोल लेता हूँ, है ना। यहाँ पर हम सोमनाथ भारती की चर्चा करने के लिए बैठे हैं और आप देखिए, सुनिए, आप देखिए अरविंद केजरीवाल जो बातें करते थे चुनाव से पहले, अरविंद केजरीवाल जो महिलाओं के सम्मान के बारे में बातें करते थे, अरविंद केजरीवाल जो किसी पे छोटा सा खुद ही आरोप लगा के उससे इस्तीफा मांग लेते थे, आज उसको जस्टिफाई करने में लगे हुए। आज कह रहे पर्सनल मामला है। भारतीय दंड संहिता में जो सोमनाथ भारती ने किया वो अपराध है, इंडियन पिनल कोड में अपराध की श्रेणी में आता है, तो कैसे उसको पर्सनल मामला मांग रहे? किस तरह के मुख्यमंत्री बन गए दिल्ली के अंदर जो किसी कानून को नहीं मानते हैं, जो किसी चीज को नहीं मानते हैं, भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। जब जो कहा जो आईपीसी में जो दंड है तो इसलिए उसको माने कि अपराध है, और सोमनाथ भारती अपराधी है। सोमनाथ भारती के ऊपर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो ये बार मुझे याद है कि जब मैं अनिल जी आपके पास आ रहा हूँ, ये मुझे ध्यान है जब आप 100 दिन का कार्यक्रम चल रहा था वहां पे आप उसकी कंपेयरिंग कर रही थी और अरविंद केजरीवाल मंच में मौजूद थे। आपने भी एक बात, मैं आ रहा हूं रागिनी आपके पास आ रहा हूं, आपने भी बात कहा था कि एक मोड और है, वो है एग्रेशन का मोड। ये बार बार उसमें पार्टी पे इल्जाम लगता है, ये बहुत एग्रेसिव मूड में रहती है। इल्जाम क्यों नहीं
छूट पा रहे हैं बार बार। मैंने दो बातें उस दिन कही थी अरविंद केजरीवाल से। पहली बात ये कहा था कि एक तो फाइट मोड वाली बात जो आपने अभी याद दिलाई, और दूसरी बात ये कि लगातार मीडिया बैशिंग ये पार्टी बहुत करती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है सोमनाथ भारती वाली, देखिए अगर एक पत्नी जाकर ये कह रही है और उसको वो कह रही है कि स्थिति में मेरे साथ ये किया गया, तो मेरा मानना ये है कि मैं ये देखने की बजाय कि वो कौन किस पार्टी का है, मैं ये मानती हूँ कि पार्टी की लीडरशिप की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसे इंसान को आप पार्टी के अंदर किसी हाल में ना रहने दें। लेकिन मैं अंडरलाइन करके इस बात को भी कहना चाहूंगी कि ये बात हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने सेटअप में बहुत क्लियरली कहनी चाहिए। ये मानती है कि कम से कम सोमनाथ भारती को इस मसले पे पार्टी से बाहर निकाला जाना चाहिए। मैं मानती हूँ कि अगर किसी रास्ता दिखाया जाना चाहिए, जी किसी भी इंसान ने, वो किसी भी पार्टी में हो, अगर उसने अपनी पत्नी के साथ ऐसे किया है तो उसको किसी भी हाल में उस पार्टी में रखना महिलाओं का अपमान है, सबसे ज्यादा अपमान है महिलाओं का। और हर पार्टी को साफ तौर पे करनी चाहिए। साफ तौर पे बरखा जी आप कह रही हैं कि निकाला जाना चाहिए सोमनाथ भारती को अगर इस तरह के वो कृत्य करते हैं, इस तरह का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल साफ कहते हैं। जी रागनी आप बोल रहे थे कुछ। देखिए मैं कहती हूं कि शुरुआत वही पार्टी क्यों ना करे जिसने ये वादा किया था कि वो एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत करेगी, जिसने कि पारदर्शिता को, भ्रष्टाचार को, महिला सुरक्षा को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। दो तीन बातें आप देखिए, आम आदमी पार्टी की हाईएस्ट कमिटी जो है पीएसी, पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी, उसमें कोई महिला नहीं है। दिल्ली के इतिहास में पहली बार हुआ कि दिल्ली कैबिनेट में कोई महिला नहीं है। मधु भादुड़ी से लेकर शाजिया इल्मी तक तमाम महिलाएं बार बार तानाशाही का और आवाज न सुनाई दे जाने का आरोप लगाकर पार्टी को छोड़ती रही हैं। खिड़की एक्सटेंशन का कांड देखा जब सोमनाथ भारती ने विदेशी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करके सार्वजनिक रूप से उन्हें अपमानित किया था। हमने राखी बिरला वाला एपिसोड भी देखा जब उन्हीं के भाई का अपनी पत्नी को पीटने का मसला आया, हालांकि बाद में वो दब गया। मैं समझती हूं कि सीरियल ऑफेंडर्स और ज्यादा बड़े गुनहगार होते हैं। खामोशी हाँ की तरफ इशारा करती है, चुप्पी सहमति की तरफ इशारा करती है। रागनी यहाँ पर क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे क्योंकि आम आदमी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर बार बार ये इल्जाम लगेगा और उंगली उठेगी प्रतीक जी कि वो क्यों चुप हैं, क्यों खामोश हैं। ये बड़ा सवाल इस वक्त, बड़ा सवाल इसी तरीके से हमेशा कानून को तोड़ने वालों का बड़ा सवाल इस समय रागनी यही है कि आखिर चुप्पी के मतलब क्या लगाए जाएं। सवाल यही है कि आप जब हर छोटी छोटी घटना पे बात बोल रहे हैं तो यहां पर चुप्पी के क्या मतलब लगाए जाएं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से वरिष्ठ वकील शिल्पी जैन भी मौजूद है। एक छोटा सा कमेंट जाना, ये जितना बड़ा गंभीर आरोप है इसमें क्या तुरंत फौरी तौर से कार्रवाई हो सकती है कानूनी नुक्ता नजर से? शिल्पी, मैंने ऐसा डिफेंस किसी अक्यूज्ड का आज तक अपने करियर में नहीं सुना है कि ये घरेलू मामला है, बाहर डिस्कस नहीं होना चाहिए। एक हस्बैंड अपनी वाइफ को पीटता है, उसने अलेज करा है कि मेरा गला दबाया है, रोज मेरे उसके बॉडी पर निशान है, और हस्बैंड जो कि एक मिनिस्टर है वो ये डिफेंस ले रहा है कि ये घरेलू मामला है। ये डिफेंस एक रिक्शा वाला भी नहीं लेता है, उसको भी पता है कि एक लॉ है जो इसमें डील करता है, और जब एक हम लॉ वायलेट करते हैं तो ये एक ऑफेंस स्टेट के अगेंस्ट है, ये घरेलू मामला नहीं रहता। मेरे को हंसी आ रही है कि वो उनकी अकल इससे पता चलती है कि वो मिनिस्टर क्या एक नागरिक होने के भी लायक नहीं है। इस देश को शर्म है ऐसे नागरिकों पर। और जहां तक ये शिल्पी वो वकील भी हैं, एक मिनिस्टर शिल्पी वो कानून मंत्री भी रहे हैं और वकील भी हैं। ये देखा जाएगा उनकी डिग्री फर्जी है या उनकी सही है डिग्री, जैसे अब सामने आ रहा है। और मेरे को ये हैरानी नहीं है उनकी एक मिनिस्टर के बाद जो उनके ऊपर केसेस हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल खुद इलेक्शन में आने से पहली बार जब कुछ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस काट दिए थे शीला दीक्षित ने लीगली, तो वो खुद उन की पोल्स पर चढ़कर इलीगली उनके कनेक्शंस जोड़ दिए। अब आप एक ऐसे आदमी को जो लॉ अपने हाथ में लेता है, एक गुंडे को आप पावर देंगे तो उसका नतीजा तो हमारे सामने है। बहरहाल चुनी हुई सरकार है शिल्पी, उस शब्द को मैं जायज नहीं ठहराता। शिल्पी देखिए एक प्रजातंत्र में, एक लोकतंत्र में एक चीज की ताकत है और वो है आपने जिसको चुनते हैं उसको कम से कम उसका एहतराम करना चाहिए, उसको तो सम्मान करना चाहिए। हम उतनी बात में जो एक शब्द आपने बोला मैं उसका बिल्कुल विरोध करता हूं, मैं उसको बिल्कुल सहमति नहीं देता हूं। लेकिन अभी बिल्कुल एक शब्द आपका वो ऐतराज वाला है, वो एक शब्द नहीं शिल्पी, एक शब्द आपका वो ऐतराज वाला है जिसको कि मैं उसको बिल्कुल कहीं तरह से किसी तरह से उसको जायज नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि लोकतंत्र में। लेकिन वक्त नहीं छोड़ता ब्रेक ऑफ कोर्स शिल्पी, मैं जो बोलना चाहती हूँ एज अ सिटीजन आई हैव अ राइट टू ऑब्जेक्ट। बिल्कुल, लेकिन आप इस बात को नहीं शिल्पी, आप इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, आप हर चीज नहीं बोल सकते।
आप हर चीज नहीं बोलते। ऑफकोर्स हम आपकी बात के सम्मानित, इसीलिए मैंने आपको सम्मानित पैनल में बुलाया। बिल्कुल ऑफकोर्स, इसीलिए बुलाया मैंने, इसीलिए बुलाया है मैंने आपको इसी पैनल में। आफत में आम आदमी पार्टी के पूर्व कानून मंत्री और हम सोमनाथ भारती पे आज बात कर रहे हैं और हमारे साथ सीधे गेस्ट सारे जुड़े हुए हैं। सीधे मुद्दे पर बगैर वक्त गवाए कुछ एक सीधा सवाल वर्तिका पूछना चाहती हैं, खासतौर से बरखा सिंह जी से। जी देखिए, मैं किसी केस का नाम नहीं लूंगी, लेकिन मैं बरखा जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में तमाम ऐसे नेता जिन पर इस तरह के इल्जाम लगे हैं, उन्हें लेकर भी एक जो रोड मैप है वो जनता को जरूर बताया जाना चाहिए कि बड़े बड़े नेताओं पर जब आरोप लगे उनको लेकर डीसीडब्ल्यू का क्या रोल रहा और क्या कार्रवाई की जा सकी, ताकि जितनी महिलाएं हैं उनको एक कॉन्फिडेंस आए कि अगर हम अपनी आवाज़ उठाते हैं तो हमारी आवाज़ की सुनवाई भी होती है। और दूसरी बात यह है कि जब केसेस को दर्ज करने के बाद महिलाएं लौट जाती हैं, स्पेशली इसलिए क्योंकि कोर्ट्स सालों साल लगा देते हैं किसी मामले को किसी नतीजे तक पहुंचाने के लिए, अगर बरखा जी अपने एक्सपर्टीज से कुछ ऐसे कानूनों में थोड़ा बदलाव करवाने में मदद कर सकें और सीधा सवाल है कि आपने दूसरों को कितनी मदद दी इससे पहले जब आप यहाँ पे इस केस में एक्टिव दिख रही हैं, ये सीधा सा सवाल है। देखिए प्रतीक जी, मैं यहाँ पे जो भी महिला आई है हम लोगों ने उसके साथ न्याय किया है और शायद यही वजह है कि कानून मंत्री की पत्नी अगर यहाँ पे आई हैं, जो जिसके लिए आज आपका ये प्रोग्राम हो रहा है, अगर लिपिका यहाँ पे हिम्मत करके और हमारे पे भरोसा करके आई हैं, इसका मतलब ये है कि हम काम करते हैं। हम कोई यहाँ पे बैठ के किसी को हमें सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है कि हम काम करते हैं या नहीं करते हैं। हमने आज ये केस इसलिए हाई प्रोफाइल हुआ क्योंकि सोमनाथ भारती की पत्नी है, और भी जो, और मैं बात पहले भी कह चुकी हूँ, और भी तो महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं और कानून सबके लिए बराबर है। इसमें कोई पार्टी या कोई एक वो नहीं हो सकती, कोई पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे यहाँ सिर्फ हम लोग बैठे हैं महिलाओं के काम के लिए और महिलाओं का काम करते हैं। हमने महिलाओं का लिपिका यहाँ पे जिस हालत में आई हैं, हमारा ये धर्म बनता है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनकी मदद करें और उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया है। जिस हालत में वो आई हैं हमने उनका काम किया है, साथ दिया है और हम साथ देंगे। और अगर मैं एक बात कहना सवाल यही था कि जब आप कुमार विश्वास का मसला रहा हो तो बहुत ज्यादा उन्होंने कहा कि आप एक्टिव हो गए, आपने कहा कि ये सोमनाथ भारती का था तो एक्टिव ज्यादा हो गए, कैमरे आ गए, सारी चीजें हो गई। लेकिन जो एक आम महिला जिसको कि आप भी कह रहे हैं न्याय मांगने आती है, न्याय नहीं मिलता उसको उतना या दिखता नहीं है। मैं एक मिनट बताती हूँ, जब मैंने ये कमीशन ज्वाइन किया था 2007 में, तो सबसे पहले जो हमें केस मिला था वो था गीतांजलि नागपाल, जो फैशन मॉडल थी, शायद आपको याद होगा। जी बिल्कुल याद है। आप लोगों ने सारे मीडिया ने उसको उठाया था। पूरे 2 साल हमने उसके ऊपर मेहनत करी, उसका इलाज करवाया, उसको जिंदल के फार्म हाउस में भिजवाया, उसको बिल्कुल पूरा ठीक करके हमने उसको जर्मनी भेजा उसके पति के पास। क्या ये सर्टिफिकेट हम आपको दें? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो मालूम है। अनिल जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी अनिल जी। मिसेस नंदा को दे क्या? ऐसा है प्रतीक जी, आज हम यहाँ चर्चा करने बैठे हैं उस सोमनाथ भारती की, जो रोज सोमनाथ भारती आपके चैनल में बैठ के ज्ञान देते थे, महिलाओं के सम्मान की बात करते थे। आम आदमी पार्टी जो महिलाओं के सम्मान की बात करती थी, जो लोकतंत्र की बात करती थी, अब जब उनके गलत काम आते हैं, जब उनके कुकर्म सामने आते हैं, तब उनके कोई प्रवक्ता तक आपके पैनल पे बैठने के लिए तैयार नहीं होते। यही मसला है आज के पैनल में, यही एक मसला भी था। मुझे लगता है वर्तिका जी जो लार्जर जो बातें करना चाह रही हैं वो फिर किसी दिन आप करेगा, लेकिन सोमनाथ भारती जो रोज आपके चैनल्स पे बैठ के ज्ञान देते थे, यहाँ हम उस पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। और सोमनाथ भारती आज कहाँ हैं? क्यों नहीं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता आके बता रहे कि क्या सही है क्या गलत है? क्यों नहीं तोमर के बारे में आम आदमी पार्टी क्यों रोज भाग जा रहे हैं? बिल्कुल अनिल जी, मैं इस बात चर्चा करने के लिए आए हैं। अनिल जी, इस बात पे बिल्कुल हम सहमत हैं, क्योंकि जब आप जंतर मंतर पे खड़े होकर कहते हैं कि हम महिला की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील हैं, हम एक एक्सपर्ट कमेटी बना रहे हैं, हम तमाम जगह सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, तो हम आपकी एक लाजर, आप एक लकीर खींचते हैं। लेकिन फिर जब आप डिफेंड नहीं करते, यहाँ पे आके आप बोलते नहीं है, तो फिर संदेह होता है। रागनी कुछ बोलना चाह रही? जी मैं आया वर्तिका आपके पास।
जी रागिनी। प्रतीक जी, 2-3 बातें जल्दी मैं कहूंगी। देखिए, लोकतंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण मूल्य यह है कि संवाद के द्वारा सहमति स्थापित की जाए। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का भी वो एक चारित्रिक गुण नहीं है और ना आम आदमी पार्टी के नेताओं का है। जब घर के अंदर की हमने आंतरिक कलह आम आदमी पार्टी की देखी, तब तो खूब छीछा लेदर हुई। तब भी हमने देखा कि केजरीवाल जो पार्टी के मुखिया थे वो संवाद स्थापित नहीं कर पाए और प्रशांत भूषण जी से लेके तमाम, योगेंद्र यादव, तमाम नेता बेआबरू करके कूचे से निकाल दिए गए। आज हम उसी पार्टी के एक बड़े नेता के घर की बात भी देख रहे हैं, वहां पर भी संवाद के द्वारा सहमति स्थापित नहीं की जा रही है। और पुरुष प्रधान समाज में जो सबसे बड़ा हथियार होता है महिला की आवाज को दबाने और कुचलने का, उस पर हाथ उठाना, उस पर शारीरिक हिंसा करना, उसको मानसिक प्रताड़ना देना, वो उनके घर में घटित हो रहा है। और संजय सिंह जैसे बड़े नेता आकर बयान देते हैं कि ये पति पत्नी के बीच का मामला है, इनको उन्हीं को निपटा लेने दीजिए। मैं समझती हूँ ये बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जननायक होता है, वो समाज के सामने आदर्श स्थापित करता है। और आज अगर हम इस बहस की गंभीरता को कम कर इधर उधर बगलें झाकेंगे, तो मैं समझती हूँ तमाम उन महिलाओं का मनोबल कम होगा जो इस तरीके की प्रताड़ना के खिलाफ आवाज उठाना चाहती हैं। बिल्कुल बरखा जी के पास मैं आता हूँ, लेकिन शिल्पी के पास जाना चाहूंगा। मैं आधी तरह से सहमत हूँ जी। जी कुछ कहना चाह रही थी आप? जी रागिनी, क्या कहना चाह रही थी? प्रतीक जी, छोटी सी बात जोड़ूंगी जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हो, पुलिस प्रबंधन हो या डीएसडब्ल्यू जैसी संस्थाएं हो, मैं वर्तिका जी की बात से सहमत हूं कि उनको जागरूक रहना पड़ेगा कि उनकी कार्यशैली कहीं ऐसी छवि तो नहीं बना रही है कि वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं या एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हैं। और ऐसा तब जरूर होता है जब जितेंद्र सिंह तोमर तो गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन स्मृति ईरानी गिरफ्तार नहीं होती, कठेरिया जी गिरफ्तार नहीं होते, बलात्कारी निहाल चंद गिरफ्तार नहीं होते। वही मैं ये बात अनिल जी जवाब देना चाहेंगे? अनिल जी जवाब देना चाहेंगे कि अपराध संगीन ये भी है, मानना पड़ेगा कि आप एक संस्था को दोषी नहीं स्थापित कर सकते। अनिल जी जवाब देना चाहेंगे? अपराध तो संगीन है ये भी, तो क्यों नहीं गिरफ्तारी? देखिए प्रतीक जी, अब जब रागिनी जी ने ये विषय उठाया तो मैं पूरी इस पर चर्चा करता हूँ। स्मृति ईरानी जी का मामला कोर्ट में चल रहा है। स्मृति ईरानी जी ने कई फोर्स डॉक्यूमेंट जमा किए हो तो बताइए। कठेरिया जी को कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है, कहाँ की बात कर रहे हैं? इसी प्रकार से तो सोनिया जी ने भी एक बताया था कि उन्होंने डिप्लोमा किया है। नहीं सुनिए, तोमर का भी मसला चल रहा है। नहीं तो ठीक, तो जांच हो रही ना, सुनिए तो आपका आर्गुमेंट क्या हुआ? आप कह रहे हैं स्मृति ईरानी का सब्जुडिस है, तो जितेंद्र सिंह तोमर का भी सब्जुडिस है। आपका आर्गुमेंट ही फ्लॉड है। इसी प्रकार आपकी पार्टी के भी शीर्ष लोगों ने कुछ इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कुछ डिप्लोमा करने की बात कही थी, वो डिप्लोमा कहीं होता नहीं था, आपको भी जानकारी में होगा। जी वो टाइपोग्राफिकल एरर था, उसके बारे में कम से कम अपनी बारे में एरर हो गया। आपकी पार्टी में बहुत बड़े लोगों ने दिए इस तरह के। हम मुद्दे से नहीं भटकते हैं। जी बिल्कुल, मैं नाम की चर्चा करूंगा, दिक्कत हो जाएगी आपको। वो सूचना सार्वजनिक है, आप फोन पर गूगल करेंगे तो भी आपको समझ हो जाए, आपको समझ में आ जाएगा। शिल्पी के पास मैं बगैर अब किसी उसके बाद शिल्पी के पास जाना चाहता हूँ। शिल्पी जी, आपको लगता है ये कितना संवेदनशील मसला है, गंभीर मसला है, इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस की तरफ से? मैं इस बयान के बाद आपकी इजाज़त चाहूँगी, मेरे को दूसरी चैनल पे जाना है। लॉ बहुत क्लियर है इस पॉइंट पर कि अगर एक कंप्लेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस मेकआउट करती है तो एफआईआर इमीडिएटली रजिस्टर होनी चाहिए। 498A और पता नहीं वो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ डाउरी आर्टिकल्स भी कह रही हैं क्या, तो 406 भी लगेगा। अगर एक वुमन कंप्लेन कर रही है हस्बैंड की, और इसमें तो मैंने जो उनके बयान खुद वाइफ के सुने हैं, तो वो अलेज कर रही हैं फिजिकल टॉर्चर भी है, तो बहुत सीरियस एलिगेशंस है कि गला दबाया। अगर कंप्लेन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज कर रही है, अब तक एफआईआर हो जानी चाहिए। और अगर एफआईआर हो गई तो आईओ को एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे, और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो वो स्टेज एक आम नागरिक के साथ होती है। अगर इसको पॉलिटिसाइज, और जहां तक ये डीसीडब्ल्यू का बीच में आना या ये सब, मेरे को ये लगता है एज अ लॉयर कि जब एक पॉलिटिकल हैवीवेट इन्वॉल्व होता है तो एक जूनियर पुलिस ऑफिशियल जो कि एक सब इंस्पेक्टर या एएसआई होता है इन केसेस में, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जब तक उसको कोई एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट नहीं मिलेगी वो हिम्मत नहीं कर पाता है कि एक मिनिस्टर को अरेस्ट कर ले। पिछली बार जब उसने करी थी हिम्मत, वो सस्पेंशन के और क्या क्या हुआ था, तो वो कोई एक शिल्पी जी, वो लिखित का जो कंप्लेन है वो दी जा चुकी है लिपिका की तरफ से, पुलिस को दी जा चुकी है।
तो आम आदमी अगर होता तो लॉ अपने ड्यू कोर्स में लॉ यही है कि अगर कंप्लेंट एक कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज कर रही है तो अभी इस स्टेज पर ये नहीं देखेंगे कि वो सच है या झूठ है, उसकी वेरासिटी बाद में देखी जाएगी। प्राइमा फेशी कंप्लेंट में ऑफेंस बनता है तो आप एफआईआर रजिस्टर करेंगे, ये लॉ है। अब इसमें कितना आप लॉ को अप्लाई इम्प्लीमेंट करते हैं कितना नहीं वो समय ही बताएगा। और हमारे उनको भी सपोर्ट करना चाहिए कि लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स। जी बरखा जी कुछ बोलना चाह रहे थे जी। और अब मैं आपसे जी मैं कहना चाहूंगी कि हम लोग यहाँ पे लिपिका के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं और तमाम इधर उधर की बातें हो रही हैं। जो महिला पीड़ित है, जो महिला सताई गई है, उसके बारे में बात कोई नहीं कर रहा है। डीसीडब्ल्यू पे उंगली उठ रही है, एनसीडब्ल्यू पे उंगली उठ रही है कि काम नहीं होता है, ये नहीं होता। पर यहाँ पे आप ये देखिए कि एक नेता जो अपने आप को बहुत बड़े को, कोई भी पार्टी का नेता हो, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, वो आदमी अपनी पत्नी को मार रहा है, पीट रहा है और अब वो ये कह रहे हैं कि वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो कहती है तुम अलग हो जाओ। आज वो यहाँ आज आई है, 2011 में वो उन्होंने ऑलरेडी जो है क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कंप्लेन करी थी जी, द्वारका में। जी बिल्कुल जी बिल्कुल द्वारका में करी थी जी। तब उनकी बच्ची 6 महीने की थी, तब ये सोमनाथ भारती जी उसको मना के अपने साथ ले आए। कोई भी शरीफ महिला, पढ़ी लिखी महिला, घरेलू महिला अपना घर कभी नहीं उजाड़ना चाहती है। उसने तब तक बर्दाश्त किया जब तक वो बेचारी बर्दाश्त कर सकती है। जब पानी सर से ऊपर हो गया तब वो आज वो निकल के यहाँ पे आई हैं और मैं समझती हूँ कि इसमें हमें क्योंकि हमारे पास आई हैं, अगर हमारे पास नहीं आती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यहाँ आई हैं, हमने उनको 26 तारीख का उनको नोटिस दिया है, वो नहीं आएंगे तो हम फौरन लिखेंगे पुलिस को एफआईआर के लिए। इसमें बरखा जी मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि शिकायत किसी को आपसे नहीं है, शिकायत सिर्फ थोड़ी बहुत संस्था को लेकर है, क्योंकि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और देश भर की महिलाएं इस संस्था पर निर्भर करती हैं जब वो किसी भी तरह की परेशानी में होती हैं। और इसलिए एक चेयरपर्सन होने के नाते आपके लिए भी जरूरी बन जाता है कि थोड़ा सा फीडबैक को जानना। अब आपने एक बहुत जरूरी बात कही, आपने कहा 2011 में जब उसने पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई। अब आप देखिए 2011 से 2015 ये बीच के 4 साल किसी महिला के लिए कितने जरूरी होंगे, इससे आप एक महिला होने के नाते समझ सकती हैं। दूसरी बात ये कि आपने ये भी कहा कि कोई भी औरत अपने घर को उजाड़ना नहीं चाहती। बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आने वाले समय में भी इसके बीच में वो चुनाव भी लड़े और इसके बीच में वो चुनाव भी लड़े, क्यों चुनाव लड़ पाए। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में, किसी भी पार्टी में, मैं इसीलिए इस बात पर बार बार जोर दे रही हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर ये बैकग्राउंड चेक हो जाता है और ये पता लगता है कि किसी पुरुष पर इस तरह का आरोप है, तो पार्टियों को ये चाहिए कि ऐसे लोगों को टिकट देने से पहले 100 बार सोचे और डीसीडब्ल्यू और एनसीडब्ल्यू को जी, ये बेहद संवेदनशील मसला, इस पर हम बने हैं लगातार। और आज हम एक बार फिर मुद्दे में बात कर रहे हैं पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर उनकी पत्नी ने लगाए घरेलू हिंसा और मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के आरोप। और हमारे साथ हमारे गेस्ट लगातार मौजूद हैं। हम एक बार फिर रुक करेंगे रागिनी नायक और रागिनी नायक जी, मैं बिल्कुल बरखा जी आपके पास आऊंगा। रागिनी, जिस तरह से ये आरोप लगाए गए हैं, गंभीर आरोप है, जिस तरह अभी एक्सपर्ट भी कह रहे थे, लगता है कि न्याय होता दिखेगा, न्याय होगा? क्योंकि बार बार ये कहा जाता है मसला उठता है जितनी तेजी से उतनी ही जल्दी ठंडा पड़ जाता है। आप ठीक कह रहे हैं प्रतीक जी, और बहुत जरूरी है कि नए उदाहरण स्थापित हों, ऐसे उदाहरण जो ना सिर्फ महिलाओं का मनोबल बढ़ाएं बल्कि पुलिस का, जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनका, और डीसीडब्ल्यू जैसे भी तमाम संस्थाओं के इकबाल को और मजबूत करें। पर मैं वर्तिका जी की एक बात को यहां पर उठाना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसे कैंडिडेट सिलेक्ट करती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं कुछ महीने पहले आपको ले जाना चाहूंगी, याद दिलाना चाहूंगी कि जो आंतरिक लोकपाल थे आम आदमी पार्टी के रामदास और प्रशांत भूषण जी ने 12 ऐसे कैंडिडेट्स की इस दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले लिस्ट दी थी, जिनके खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत थे कि इन लोगों की रेपुटेशन खराब है और ये गैर कानूनी मसलों में उलझे रहे हैं। उनके खिलाफ क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुई। केजरीवाल जी ने उनमें से 10 लोगों को टिकट दी। बिल्कुल, मैं फिर वही बात कहना चाहूंगी कि नैतिकता का पाठ दूसरों को पढ़ाने वाले, ऑटो के पीछे दूसरे नेताओं की फोटो लगाकर उन्हें बेईमान डिक्लेयर करने वाले, एक आईएएस ऑफिसर की छवि को दागदार
सार्वजनिक रूप से पब्लिक मीटिंग में करने वाले आज कह रहे हैं कि हम सबजुडिस मैटर है, कोर्ट में। अनिल जी मैं लास्ट आपको बोलने देना जी। अनिल जी, पारिवारिक मसला है उसको हम सार्वजनिक रूप नहीं देना चाहते। मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही गलत सोच है और केजरीवाल जी को आज इसके बारे में कुछ कहना चाहिए, तभी दिल्ली की महिलाएं। जी बिल्कुल, चुप्पी, अरविंद केजरीवाल की चुप्पी खास तौर से इतने संवेदनशील मुद्दे पर आखिर क्यों? अनिल जी देखिए प्रतीक जी, दिल्ली की जनता दुखी हो गई है। रोज नया मामला, रोज कोई नया घोटाला, रोज कोई नया चीज उठ के आ जाती है। आखिर दिल्ली की जनता ने एक अभूतपूर्व मैंडेट दिया था, गवर्नेंस के लिए दिया था। दिल्ली के लोगों को अपेक्षा थी कि इतना बड़ा मैंडेट दिया, दिल्ली में कुछ करेंगे। रोज कोई नया मामला निकल के आता है, कभी तोमर का मामला आता है। इस मसले पे चुप्पी, खास तौर से इस मसले पे चुप्पी आखिर क्या, इसका साबित करती है? देखिए उनकी हर मामले में चुप्पी है। आप केजरीवाल जी का इतिहास देखिए, पिछले 100-150 दिनों के अंदर उनको जो चीज सूट नहीं करती उसमें चुप हो जाते हैं, उस पर कुछ नहीं बोलते, अपने प्रवक्ता को भी नहीं भेजते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल की सच्चाई निकल के आ रही है। लगाने के लिए बहुत मुखर और वाचाल हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, लिए नियम लचर हो जाते हैं। बिल्कुल मैं जानता हूं तमाम सवाल हैं। मैं बरखा जी आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि मैं नहीं आपके पास आ पाया, ये वक्त की कमी है। लेकिन इस मुद्दे पे हमारे रिपोर्टर्स और हमारी खबर अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना। आप बने रहिए, देखते रहिए IDL 7।